हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बना रहे थे एक कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट जो कि कुछ ऐसा आने वाला था जिसमें एक फेस के एक्सप्रेशन को हमको डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ CNN आर्किटेक्चर। तो ये काम हम करने वाले थे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कर लिए थे, और वो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, 1 घंटे की हो गई थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि जो नेक्स्ट प्रोसेसेस होंगे उनको मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगा। तो ये हमारे उस कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट की वीडियो नंबर सेकंड है। तो इसको देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, तो पहले उसको जरूर देखें। ठीक है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वो था कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, जैसे कि हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया था। उसके बाद हमने 5 रैंडम इमेजेस सेलेक्ट कर ली थी, कहाँ से? ओरिजिनल ट्रेनिंग फोल्डर से। एंड देन हमने 5 इमेजेस सेलेक्ट करी थी, कहाँ से? वैलिडेशन फोल्डर से भी। उसके बाद हमने चेक किया था कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस है हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर, जैसे कि आपको लिखा दिखा रहा है कि बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ इमेजेस दैट आर प्रेजेंट इन दीज इमोशंस। ठीक है। उसके बाद हमने यही चीज़ करी थी किसके साथ? वैलिडेशन फोल्डर के साथ। वैलिडेशन फोल्डर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इमेजेस है। उसके बाद हमने जो चेक किया था वो ये चेक किया था कि हमारी इमेजेस डुप्लीकेट तो नहीं है, और उस डुप्लीकेट्स को चेक करने के लिए हमने जिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया था उसका नाम है हैशलिब। हैशलिब से हमने क्या किया था, हर इमेज का हैश कोड निकाला था, और हमने ये चेक किया था कि अगर कोई भी दो इमेजेस का हैश कोड एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब बाइट टू बाइट वो दोनों इमेजेस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था, और मैंने वो डुप्लीकेट इमेजेस आपको शो करके भी दिखाई थी इस कोड की हेल्प से। दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज द डुप्लीकेट इमेज। तो इतने काम हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, और इतना ही करने में 1 घंटा बीत गया था। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे इसके बाद की प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है। एक बार मैं इस डुप्लीकेट वाले इमेज को फिर से रन कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसको हर इमेज की हैश वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो उसके लिए हाँ, इसने हमें बताया है कि देर आर 1261 डुप्लीकेट इमेजेस, और अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करूंगा तो इट विल सेलेक्ट रैंडम 5 इमेजेस फ्रॉम ऑल द डुप्लीकेट इमेजेस, और उसको ये यहाँ पे शो कर देगा दिस इज द डुप्लीकेट इमेज, हाँ दिस इज द ओरिजिनल वन। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हमको एक चीज और डिटेक्ट करनी होती है कि ये जो डुप्लीकेट इमेज है, ये डुप्लीकेट इमेज सेम क्लास की है या फिर डिफरेंट क्लास की है। ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है, वो कोड लिख के कि ये कौन सी क्लासेस को बिलोंग करती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पहले कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, बहुत सिंपल काम है हमारे पास। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे डुप्लीकेट्स के अंदर है क्या। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो डुप्लीकेट्स अंदर आप देखेंगे तो एक तो हैश वैल्यू है, उसके अलावा इमेज का पाथ है। ठीक है। तो मेरे को पहले ये देखना है कि जो डुप्लीकेट इमेज है वो किसकी डुप्लीकेट है। मतलब उसको समझ में आ रहा है, इसके अंदर डुप्लीकेट इमेजेस हैं और इसके अंदर ओरिजिनल इमेजेस है। तो पहले मेरे को डुप्लीकेट और इमेज को एक साथ लाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाया हूँ जस्ट अब दिस कोड ये रहा ना। यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया था ना कि एक तो डुप्लीकेट इमेज थी और एक ओरिजिनल इमेज थी। तो यही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, एक लूप चलाएंगे हम फोर। सबसे पहले हमारे पास हैश वैल्यू है, फोर हैश वैल्यू कॉमा, और इमेज पाथ है। ठीक है। हमारे पास इन इसके अंदर डुप्लीकेट्स लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट। ठीक है। इसके अंदर अब अगर हम जाएं तो हमारे पास हैश वैल्यू ये रही, और डुप्लीकेट सॉरी डुप्लीकेट इमेज पाथ ये रहा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा डुप्लीकेट इमेज पाथ। डुप्लीकेट इमेज जो पाथ है वो हमारे पास इस लिस्ट के इस लिस्ट का ये वाला एलिमेंट था। ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद हमको ओरिजिनल इमेज चाहिए, ओरिजिनल इमेज का पाथ चाहिए हमें, ओरिजिनल इमेज पाथ। तो जो ओरिजिनल इमेज पाथ है वो हमें मिलेगा इस इमेज वाली डिक्शनरी से। ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें। तो मेरे को इस इमेजेस के अंदर जाना है, और इस इमेज के अंदर मेरे को हैश वैल्यू पास कर देनी है, ये वाली।
ठीक है। तो अब होगा क्या बेसिकली, इस हैश वैल्यू की जो डुप्लीकेट इमेज थी वो तो यहाँ असाइन हो गई, और उसी हैश वैल्यू की जो ओरिजिनल इमेज होगी वो यहाँ असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये हैश वैल्यू आपके डुप्लीकेट में भी प्रेजेंट होने वाली है और यही हैश वैल्यू आपके इमेजेस में भी प्रेजेंट होने वाली है। क्योंकि ऊपर वाला कोड हमने लिखा ही इस तरीके से था कि अगर एक हैश वैल्यू बार बार रिपीट करे तो उसको इमेजेस के अंदर नहीं डालना, उसको डुप्लीकेट के अंदर डालना है। तो सेम हैश वैल्यू की दो इमेजेस प्रेजेंट हो सकती है डुप्लीकेट्स में भी और इमेजेस में, और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास डुप्लीकेट इमेज पाथ भी आ गया, ओरिजिनल इमेज पाथ भी आ गया। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो थोड़ा बहुत शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसको भी कंट्रोल सी, और इसको भी कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अच्छा यहाँ पे एक और काम करते हैं, प्रिंट इस तरह से कर देते हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या कहते हैं डुप्लीकेट इमेज होगी, और इसमें से एक हमारे पास ओरिजिनल इमेज होगी। ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि देखो यहाँ पे तो जो डुप्लीकेट और ओरिजिनल इमेज है उनके इमोशन सेम है, मुझे वो इमेजेस चाहिए जिनके इमोशंस डिफरेंट है। ठीक है। तो अब वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए हम ना एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और वो फंक्शन होता है बेसिकली ओएस के अंदर। ठीक है। प्रिंट ओएस डॉट पाथ डॉट स्प्लिट करके एक फंक्शन होता है, और स्प्लिट के अंदर आपको बेसिकली एक एड्रेस पास करना होता है। ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको पास करेंगे तो इसने क्या किया, हमारी जो पूरा का पूरा इमेज का पाथ था इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जो फाइल का नेम था, और उसकी जो रूट डायरेक्टरी थी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि ओएस पाथ स्प्लिट क्या करता है। ओएस ओएस पाथ स्प्लिट बेसिकली किसी भी कंप्लीट एड्रेस को फाइल के नेम और उसके रूट डायरेक्टरी में डिवाइड कर देता है। अब मुझे इस रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके क्या करना है, मुझे ये वाला इमोशन चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर पहले मैं जीरो को सेलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये वाला एड्रेस चाहिए ना। ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो अब इमेज का नाम चले गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाके मेरे को इसके अंदर से भी ये लास्ट वाला हैप्पी चाहिए खाली बस। ठीक है। ये वाला लास्ट वाला हैप्पी। तो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं दोबारा से स्प्लिट करूँगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको पाइथन के अंदर स्प्लिट फंक्शन पता होगा। स्प्लिट फंक्शन किसी भी कैरेक्टर के बेस पे इसको स्प्लिट करता है। तो मैं स्प्लिट के अंदर ये पास कर दे रहा हूँ। ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस पूरे ही पाथ को इस यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो बेसिकली अब ये हो गया हमारे पास, इसने इसको पूरे पाथ को स्प्लिट कर दिया। अब मुझे इसमें से चाहिए लास्ट एलिमेंट ये वाला। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, इसको -1 कर दूंगा। ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया उस इमेज का क्लास नेम या फिर इमोशन नेम। ठीक है। और मुझे यही चाहिए था। तो अब मैं इसको पास कर दूंगा किसके अंदर, डुप्लीकेट डुप्लीकेट इमेज क्लास। ठीक है। डुप्लीकेट इमेज क्लास, और यही काम मेरे को ओरिजिनल के साथ भी करना है। ठीक है। और इस पूरे को मैं यहाँ पास कर दूंगा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं इसका पाथ चेंज कर दूंगा ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल इमेज पाथ। ठीक है। तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा, इफ अगर ये वाले क्लास का नेम इस वाले क्लास के नेम के इक्वल नहीं है, मतलब है तो ये दोनों डुप्लीकेट इमेजेस, बट अगर अगर इनकी क्लास सेम नहीं है, क्लास मतलब इमोशन सेम नहीं है, एक हैप्पी का है और एक सरप्राइज का है, तो देन यहाँ पे मेरे को एक वो बनाना पड़ेगा वेरिएबल, जिसके अंदर मैं जीरो स्टोर कर दूंगा। डुप्लीकेट डिफरेंट क्लासेस, डुप्लीकेट्स है लेकिन अलग अलग क्लास में है। ठीक है। इसमें ज़ीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा है तो आप इसमें एक ऐड अप करते जाना। ठीक है। उससे हमें काउंट पता चल जाएगा, +=1। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है। तो बेसिकली देर आर 63 इमेजेस जिनका जो मतलब जिनकी इमेज तो एग्जैक्टली सेम है, पर उनकी क्लास डिफरेंट है। ठीक है। और अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्लास डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे एक दे भी सकते हैं, प्रिंट ओरिजिनल इमोशन। जो ओरिजिनल इमोशन के अंदर आप इसको पास कर सकते हैं ओरिजिनल को। हम्म, यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं आप डुप्लीकेट इमोशन। ठीक है। हम्म, और इसके अंदर आप इसको पास कर सकते हैं डुप्लीकेट वाले को।
ठीक है? तो बेसिकली अब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो डुप्लीकेट तो हैं पर उनकी इमोशन फ़ोल्डर या फिर क्लास फ़ोल्डर अलग है। जैसे एक का हैप्पी है तो वही उसकी जो डुप्लीकेट इमेज है वो सरप्राइज़ के अंदर है। ठीक है? और इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताई थी कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एल्गोरिदम कर क्या रहा है बेसिकली लेबलिंग कर रहा है ऑन द बेसिस कि आपके इमेज में एक्सप्रेशन कैसे हैं। अगर सेम एक्सप्रेशन की इमेजेस अलग-अलग क्लास में हैं तो डेफिनेटली हमारा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये हैप्पी का है, सैड का है, फियर का है या सरप्राइज का है। तो हर एक एक्सप्रेशन यूनिकली एक ही फ़ोल्डर में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हमको ये आइडिया लग गया और ये आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको अपने डाटा सेट के बारे में पता चलता है, ठीक है? जैसे यहाँ तो हमने कैगल से डाउनलोड कर लिया बट इन रियल वर्ल्ड जब भी आप डाटा सेट को गैदर करोगे तो देयर ऑलवेज आर चांसेस जहाँ पे आपके डाटा में गड़बड़ हो सकती है। तो आपको बहुत ही सेफली एक-एक स्टेप को करना होता है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि एक्चुअल में जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके अंदर कितनी मिस्टेक्स है और फ्यूचर में उसको कैसे अवॉइड कर सकें। तो ये सारी हम ना प्रोसेसिंग कर रहे हैं मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? ये वाला काम तो हमने कर लिया। हमने ये भी पता लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इन सारी ही डुप्लीकेट इमेजेस को हमको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एल्गोरिदम को रिपीटिंग इमेजेस नहीं चाहिए क्योंकि उससे वो कुछ नया नहीं सीखने वाला है, ठीक है? तो हमको इन सारी डुप्लीकेट इमेजेस को क्या करना है? रिमूव करना है। अब मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सीधा कोड दिखाऊँगा, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? ये तो करप्ट इमेजेस को भी चेक करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। ओके, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली दिस इज़ अ कोड by which you can remove any file from your directory। इसमें भी हम OS की हेल्प लेने वाले थे, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी आप ये काम करें कि आप अपने डाटा सेट में से कुछ भी डाटा डिलीट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने डाटा सेट का एक बैकअप बनाना पड़ता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ओरिजिनल इमेजेस है ना, यहाँ पे केवल एक ही फोल्डर है, ठीक है? और इट इज़ प्रॉब्लमेटिक क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग से आ रहे हैं तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जब भी आप डाटा सेट को डिलीट करते हैं ना तो उसकी एक कॉपी आप सेव कर लेते हैं कि इन केस अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई कि आपको डाटा डिलीट नहीं करना था या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपके पास ओरिजिनल डाटा होना चाहिए ही चाहिए। तो मैंने जो अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ना वहाँ मैंने तभी इस फोल्डर के नाम चेंज कर दिए थे। मैंने बेसिकली यहाँ पे 2 फ़ोल्डर रखे थे, ओरिजिनल इमेजेस और प्रोसेस्ड इमेजेस। दोनों के अंदर एग्ज़ैक्टली सेम ही इमेजेस थी। बस मैंने क्या किया कि ओरिजिनल इमेजेस के सॉरी ओरिजिनल इमेजेस से मैंने बस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया बट डिलीट करे मैंने प्री प्रोसेस इमेजेस से। क्योंकि आप अभी भी देखेंगे यहाँ पे जब मैंने डिलीट का वो लगाया कोड लगाया तो डिलीट के लिए मैंने कहाँ है? केक 1 मिनट। हाँ, ये रहा, ठीक है? डिलीट के लिए ना मैंने किस फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया है, प्री प्रोसेस इमेजेस को सेलेक्ट किया है। मतलब मैंने जितनी भी मैनिपुलेशंस करी है, एक्चुअल मैनिपुलेशन करी है, वो मैंने प्री प्रोसेस फ़ोल्डर के अंदर करी है। ओरिजिनल इमेजेस को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, बस उससे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करी है। मतलब ऊपर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? ओरिजिनल इमेजेस से। बट जितने भी मैनिपुलेशन मैं कर रहा हूँ, वो मैं प्री प्रोसेस इमेजेस में कर रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन केस अगर मैंने कोई गलती कर ली, तो मेरे पास ओरिजिनल डाटा है और मैं फिर से ये प्रोजेक्ट को बाय ज़ीरो स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक ही फ़ोल्डर हुआ, आप उसमें गड़बड़ कर दी, तो आपको फिर से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसको करने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे, तो बेसिकली मैंने एक कोड लिखा है कि हमने जब इमेजेस को रिमूव किया था, तो हमारे पास बिफ़ोर और आफ्टर कितनी इमेजेस बची। जैसे इमेजेस को रिमूव करने से पहले मेरे पास 28,000 इमेजेस थी और आफ्टर मेरे पास 27,000 इमेजेस थी। अब ये डाटा आया कहाँ से? तो बिफोर वाला कोड है ना, वो मैंने रन किया किस पे? ओरिजिनल इमेजेस पे क्योंकि ओरिजिनल इमेजेस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन जो आफ्टर वाला कोड है ना, वो मैंने रन किया प्री प्रोसेस इमेजेस पे। इसलिए बैकअप लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप बैकअप ज़रूर लें। अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन कर दूँगा और कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आगे का प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? मेरे को पूरी की पूरी प्रोसेस दोबारा से करनी पड़ेगी। यहाँ से ओरिजिनल इमेजेस फ़ोल्डर को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? और थोड़ा-सा मेरा काम बढ़ जाएगा। अब एक काम करते हैं, अगर गड़बड़ हुई तो मैं फिर से ही वीडियो बनाऊँगा। मैं फ़िलहाल के लिए कोड को वो कर देता हूँ, एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है? अब कोड को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले मैं आपको किस तरह से एक इमेज को डिलीट करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस फ़ाइल को कॉपी करूँ यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे किसी भी फ़ाइल को रिमूव करते हैं। उसके अंदर हमें हेल्प लगती है ओएस रिमूव की। तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस ओएस पाथ डॉट रिमूव का यूज़ करना होता है। इसमें एक एक्सिस्ट करके फंक्शन भी होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपको चेक करता है।
अच्छा, हाँ, ये रहा आपका ओएस पाथ एग्जिस्ट। बेसिकली ये आपको ये बताता है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब मेरे को तो पता है ना यहाँ पे कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है, तो मैं सीधे os डॉट रिमूव का हेल्प ले सकता हूँ, और इसके अंदर आपको पाथ प्रोवाइड करना होता है उस इमेज का। तो यहाँ पे ये क्योंकि फाइल ये यहीं पे है बिल्कुल मेन डायरेक्टरी में, तो इसके अंदर मैं सीधा इसको पाथ दे दूंगा 0.jpg और उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, पाइथन एनवायरनमेंट तो सिलेक्टेड है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, तो देखो ये रिमूव हो गई, यहाँ पे अभी थी अब नहीं है। अगर आपको दोबारा से करके दिखाऊं तो मैं फिर से एक इमेज को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ कंट्रोल वी, और मैं फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो बस आपको यही करना है कि आपको बस उसके पाथ प्रोवाइड कर देना। अब कैसे पाथ प्रोवाइड करना है, आपको पता है कि आपने सारे जो पाथ थे वो किसके अंदर सेव किए थे, डुप्लीकेट के अंदर, ठीक है। डुप्लीकेट था या डुप्लीकेट्स था, एक मिनट, डुप्लीकेट्स था, ओके, ठीक है। तो ये रहा डुप्लीकेट्स। तो इसके अंदर आपने सारे के सारे पाथ करें, क्या करें, ऑलरेडी सेव करें, बस इन पाथ को हमको प्रोवाइड करना है os डॉट रिमूव के अंदर, और वो इन सारी इमेजेस को डिलीट कर देगा बड़े प्यार से, ठीक है। तो यही काम हमको करना है। तो मैं लूप चला सकता हूँ फॉर, फिर से हैश वैल्यू कॉमा img पाथ इन डुप्लीकेट्स, ठीक है। मैं लिखूंगा डुप्लीकेट इमेज पाथ, डुप्लीकेट इमेज पाथ के अंदर मैं ये वाला पाथ को क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। और उसके बाद मैं करूँगा इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर आपका ये पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करता है तो फिर ये एरर दे देगा ना कि फाइल तो है ही नहीं, डिलीट इसको कर दे, ठीक है। तो अब अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपको ट्राई करना है क्या करने की, os डॉट रिमूव करने की, os डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर आपको क्या करना है, ये पाथ को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई प्रिंट एरर वाइल रिमूविंग। मेरे ख्याल से आपको ट्राई और एक्सेप्ट पता होगा पाइथन के अंदर। ट्राई बेसिकली कोशिश करता है इस कोड को एग्जीक्यूट करने की, और अगर ये कोड में कुछ प्रॉब्लम होती है वो एक्सेप्शन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। एरर वाइल रिमूविंग कॉमा कॉमा ई, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्रिंट डुप्लीकेट इमेजेस और रिमूव्ड, ठीक है। मैं इसको पास ऑन कर देता हूँ, और मैं एग्जीक्यूट तो कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो मेरे को पूरी वीडियो दोबारा से बनानी पड़ेगी, या फिर कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी मेरे को वीडियो एडिटर से। तो देखते हैं क्या होता है। तो एग्जीक्यूट तो इसने कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब कैसे पता चलेगा दोबारा से मैं क्या करता हूँ, जो डुप्लीकेट इमेज वाला कोड लिखा था ना हमने, जिसके अंदर ये 1261 बता रहा था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से रीरन करता हूँ, ठीक है। तो अब जब रीरन कर रहे हैं तो ये बता रहा है 0, इसका मतलब हमारे डुप्लीकेट्स इमेजेस डिलीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर से वही प्रिंट लेंथ ऑफ डुप्लीकेट्स। तो इस बार भी इसने क्या किया कि हर इमेज के अंदर गया, एक हैश वैल्यू फाइंड आउट करी, हैश वैल्यू को शेप किया इमेजेस के अंदर, और उसने बाद चेक किया कि क्या वो हैश वैल्यू रिपीट कर रही है या नहीं कर रही है। अब क्योंकि हमने इमेजेस को ऑलरेडी डिलीट कर दिया था तो वो हैश वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। तो हैश वैल्यू अगर रिपीट नहीं करेगी तो डेफिनेटली डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमारा एक जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया कि कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं, और ये करके हमें, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं, जिसका नाम है फाइंडिंग करप्ट इमेजेस। अब मेरे ख्याल से आपको करप्ट इमेजेस पता होंगे कि बेसिकली क्या है कि इतने सारे इमेजेस हमारे पास, ठीक है, 28,000 30,000 के आसपास इमेजेस है। अब मैनुअली हर इमेज को जाके चेक करना नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं इन सारी इमेजेस को इन दी एंड एल्गोरिदम को दूंगा तो एल्गोरिदम को अगर करप्ट इमेजेस मिलेंगी तो वो बीच में क्रैश कर जाएगा। दैट विल कंज्यूम आवर टाइम, क्योंकि फिर से मेरे को फिर इमेजेस में करप्ट को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ये प्रोसेस पहले ही कर लें कि इन केस अगर कोई भी करप्ट इमेजेस हो तो मेरे को पहले ही पता चल जाए और मैं उसको भी रिमूव कर दूं। तो एल्गोरिदम को देने से पहले आप सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप कर लेंगे तो फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो हमको भी यही काम करना है, और इसके लिए मैं फिर से os डॉट वॉक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और अब मैं कोड बहुत कम लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया है, ये मैंने रिमूव किया है सिर्फ़ अपने ट्रेनिंग फ़ोल्डर के अंदर, वैलिडेशन फ़ोल्डर को मैंने छेड़ा तक नहीं है। तो ये सारे के सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आपको वैलिडेशन में के अंदर भी करना है। डुप्लीकेट्स ना आपके ट्रेनिंग फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ना वैलिडेशन फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो आप यही कोड को दोबारा से रन कर सकते हैं। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, तो कंट्रोल सी करके मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर बस पाथ को चेंज कर देना है आपने, ठीक है? यहाँ पे वैलिडेशन लिख देना है। तो वैलिडेशन के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट इमेजेस होंगी, तो ये आपको बता देगा, ठीक है? 82 82 डुप्लीकेट इमेजेस हैं हमारे वैलिडेशन के अंदर, और देन आप अगेन चेक कर सकते हैं वो डिफरेंट क्लास की है, सेम क्लास की है, और उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोबारा से मैं नहीं कर रहा, वीडियो की लेंथ बेकार में लंबी हो जाएगी। आप इसको कर लेंगे, मेरे को आप पे भरोसा है इतना तो, ठीक है। इसमें यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम फिर से हर एक इमेज के अंदर जा रहे हैं और उसका इमेज का पाथ को ऑब्टेन कर रहे हैं और हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे विद ओपन इमेज पाथ, कंट्रोल सी, उसको हम रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। एस आई एम जी, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे आई एम जी इमेज, इमेज के अंदर हम इमेज, जो हमारी पिलो लाइब्रेरी थी ना, मेरे ख्याल से आपको पिलो लाइब्रेरी पता है, कि ये जो पिलो लाइब्रेरी थी इसके अंदर एक इमेज, हमने फंक्शन को क्या किया था, डाउनलोड किया था। तो बेसिकली फंक्शन क्लास को डाउनलोड किया था। तो हम इस क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है मेथड फंक्शन क्लास, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो इमेज डॉट ओपन के अंदर मैं इस पाथ को पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये कोड इस इमेज को ओपन करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे आपको एक कोड लिखना होता है, इमेज डॉट वेरीफाई, ठीक है। अब इसको भी आप ट्राई के अंदर डाल सकते हैं कि ट्राई करो इमेज को ओपन करने की। अगर सारी इमेज आपकी ओपन हो जा रही हैं, तो इसका मतलब आपके कोड में कोई भी एरर, मतलब आपके कोड में, सॉरी, आपकी इमेजेस करप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इमेजेस ओपन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो गड़बड़ है, ठीक है। एक्सेप्ट, हमको एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो भी एरर होगा ये मेरे को ला के दे देगा, एक्सेप्शन एस ई, आपके एक्सेप्ट की स्पेलिंग लेते हैं, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन एस ई, ठीक है। सबसे पहले मेरे को प्रिंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरर, और इसको ई को पास कर देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आपको फिर से ट्राई और एक्सेप्ट आते होंगे, यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो एरर इसमें पास ऑन कर देगा। और यहाँ पे मेरे को एक और काम करना पड़ेगा, एड्रेस पास करना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, इमेज पाथ को, जो भी इमेज में प्रॉब्लम आएगी उसका इमेज मेरे को ये प्रिंट आउट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया, और लास्ट में लिखते हैं प्रिंट, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फोर लूप एग्जीक्यूट हो गया हमारा, फोर लूप, तो हमको क्या करना, हाँ, करप्ट इमेजेस चेक्ड, ताकि आइडिया लग जाए कि हमारी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, इसने मतलब सारी इमेजेस को ओपन करके देख लिया है, और सारी इमेजेस ओपन हो रही है, वेरीफाइड है, तो करप्ट इमेजेस हमने चेक कर ली है, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, मैंने ये अपने मेन कोडिंग फाइल के अंदर भी ये काम किया था। और ये रहा, बेसिकली दिस इज द कोड फॉर, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लेके ये पूरा का पूरा काम किया हुआ है, ठीक है। आप यही काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब अ, एक क्या बोलेंगे उसको, एक प्रोसेस करने के लिए बहुत तरीके के कोड आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप क्लास बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, डिपेंड्स टोटली अपॉन योर द वे यू राइट द कोड, हर किसी का कोड लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये भी काम हमने कर दिया है। अब हमको जो नेक्स्ट काम करना है वो है कि हाँ, मेरे को हर एक फाइल का एक्सटेंशन को चेक करना है। मेरे को क्या करना है, हर एक फाइल का एक्सटेंशन को चेक करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर पास हमारे पास ओरिजिनल इमेजेस है, ओरिजिनल इमेजेस के अंदर ट्रेन है, उसके अंदर फिर हमारे पास बहुत सारे इमोशंस हैं, एंग्री, डिस्गस्ट, बट हर एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। क्या गारंटी है कि वो सारी की सारी फाइल इमेजेस ही हैं? क्या पता उन 2000 3000 इमेज फाइल्स के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हों जो इमेजेस हो ही ना, वो पीडीएफ फाइल हो या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो। तो उनको पहले ही फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन दी एंड पूरा का पूरा ये फ़ोल्डर अपने एल्गोरिदम को देने वाले हो ट्रेनिंग के लिए। उस टाइम पे अगर यहाँ पे इमेजेस नहीं हुई, तो वो आपके एल्गोरिदम को क्रैश कर सकता है। तो हमको ये पहले ही चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर सारी की सारी इमेजेस ही हैं या कुछ और भी हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारी की सारी फाइल का क्या करें, एक्सटेंशन निकाल लें। अगर सारी फाइल का एक्सटेंशन इमेजेस फॉर्मेट में ही है, तो मतलब सारी की सारी इमेजेस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
तो उसके लिए आप या तो रैंडमली रैंडमली नहीं मतलब एक एक करके किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, या फिर आप os.walk का इस्तेमाल कर सकते हैं। os.walk क्या करेगा, हर किसी के अंदर जाएगा और यूनिक फॉर्मेट लाके आपको दे देगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, os.walk का इस्तेमाल करता हूँ, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हर एक इमोशन के अंदर मैं गया हूँ पहले, एंग्री में, फिर डिस्कस में, उसके बाद एंग्री में क्या यूनिक फाइल्स थी उसका मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यूनिक फाइल इन ओरिजिनल इमेजेस ट्रेन एंड हैप्पी। हैप्पी के अंदर जो यूनिक फाइल्स है वो जेपीजी है, मतलब सारी की सारी फाइल जेपीजी ही फॉर्मेट में है, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड देन फॉर सरप्राइज, देन फॉर न्यूट्रल, फियर, ठीक है, उसके लिए मैंने ये वाला कोड लिखा है। अब ये कोड वही है, os डॉट वॉक का है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही कोड मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ, तो फिर से मैं कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये कोड तो एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। इमेज पाथ हमारे पास है। अब मैं फिर से किसका इस्तेमाल करूँगा, स्प्लिट फंक्शन का, जो कि हमने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले। तो इमेज पाथ स्प्लिटेड, ऐसे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसके अंदर मैं os डॉट स्प्लिट का यूज़ करता हूँ, और स्प्लिट के अंदर मैं इसको पास ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो हुआ क्या, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। ओएस, अच्छा ओएस के अंदर पाथ के अंदर है, ठीक है, ओएस के अंदर एक मॉड्यूल है पाथ, पाथ के अंदर फंक्शन है स्प्लिट, ठीक है। तो इसने स्प्लिट कर दिया। इस बार मेरे को ये चाहिए, इमेज का नाम चाहिए, क्योंकि इमेज के नाम से मेरे को उसका एक्सटेंशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद मेरे को कौन सा वाला पार्ट चाहिए, इसका सेकंड वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसको -1 कर देता हूँ मैं। अब -1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, नाम आ गया। मेरे को नाम भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल एक्सटेंशन चाहिए। तो मेरे को इसको फिर से स्प्लिट करूंगा, ठीक है। स्प्लिट किसके बेस पे, इस फुल स्टॉप के बेसिस पे, ठीक है। फुल स्टॉप के बेसिस पे स्प्लिट करूंगा, तो अब ये नाम और एक्सटेंशन दोनों अलग अलग हुए हैं। उसके अंदर से मेरे को लास्ट वाला चाहिए, मेरे को जेपीजी चाहिए, तो -1 को पास कर दूंगा मैं। तो अब मेरे पास जेपीजी आ गया। इतने सारे जेपीजी को प्रिंट करने का कोई फायदा है नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट में इफ कंडीशन पास कर सकते हैं कि अगर जेपीजी नहीं है तो अपेंड कर दो, या फिर आप सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे सेट बनाऊं, ओके, यहाँ पे बनेगा ना सेट, ओके, यूनिक फाइल्स, ठीक है, यूनिक फाइल्स और सेट, एम्प्टी सेट बनाऊं, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको इसमें ऐड कर दूं, सेट डॉट ऐड, और इसको मैं पास कर दूं कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं किसको, और लूप के बाहर निकल के मैं प्रिंट कर दूं किसको, प्रिंट UNIQUE, यूनिक फाइल्स, ठीक है। तो यूनिक फाइल्स इज नॉट डिफाइंड, ओके, समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे UNIQUE होना चाहिए, ठीक है। ऐड एंड सेट आर अप्लाई टू अ स्ट्रिंग, तो सेट के लिए ऐड नहीं था, सेट के अंदर ऐड फंक्शन नहीं था। इफ कंडीशन का इस्तेमाल करें फिर फिलहाल, अभी मेरे को करेक्टली याद नहीं आ रहा। सेट के अंदर अपेंड तो मेरे ख्याल से लिस्ट के अंदर था, सेट के अंदर ऐड होना तो चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार बाद में देख लूँगा, मैं लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है फिलहाल। तो इफ कंडीशन डाल देंगे इसके अंदर, इफ IMG पाथ स्प्लिटेड, अगर ये नहीं है ऑलरेडी, नॉट इन UNIQUE यूनिक फाइल्स, अगर ये यूनिक फाइल्स में नहीं है, तो IMG के, ठीक है। तो यूनिक फाइल्स में अपेंड कर दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डॉट अपेंड कर दो किसको, इसको, हम्म, हम्म, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हर एक इमोशन के अंदर जा रहा है और उसमें से यूनिक एक्सटेंशन को ढूंढ रहा है, क्योंकि इसमें एक ही यूनिक है वो, जो कि इमेजेस ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे हर किसी हर डायरेक्टरी के अंदर जेपीजी 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 आ रहा है। अब आप अगर चेक करना चाहें कि ये कौन से वाले उसके अंदर है, तो आप यहाँ पे इसको पास ऑन करने से पहले आप एक और चीज कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे प्रिंट पास कर सकते हैं, प्रिंट, हाँ, और उसके अंदर रूट पास कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्टरी की बात कर रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल अब ए, स्ट्रिंग में नहीं, कंट्रोल वी, इसको डिलीट करना,
और यहाँ पे मैं एक गैप दे देता हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाए, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले ये ओरिजिनल इमेजेस के अंदर गया, उसके अंदर ट्रेन के अंदर गया, अब ट्रेन के अंदर तो कोई फाइल्स है नहीं, तो एम्प्टी लिस्ट दे दी उसने। उसके बाद ये किसी में गया, एंग्री में गया, एंग्री में नहीं, हैप्पी में गया, हैप्पी ये वाले फ़ोल्डर के अंदर गया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर इसने चेक किया कि कितनी तरह की यूनिक फाइल्स हैं, तो केवल इसको एक यूनिक फाइल मिली जेपीजी। फिर ये काम इसने सरप्राइज़ के अंदर किया, यही न्यूट्रल के अंदर किया, तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी फाइल्स हमारे इन सारे फ़ोल्डर के अंदर हैं, वो सारी की सारी इमेजेस हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? अब यही कोड को आप रन कर सकते हैं दोबारा से किसके लिए? वैलिडेशन फ़ोल्डर के लिए, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि वैलिडेशन फ़ोल्डर के अंदर भी हमारी इमेजेस ही होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस इस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद जब आप यहाँ चेक करेंगे तो वैलिडेशन फ़ोल्डर के अंदर भी हमारी सारी की सारी इमेजेस ही हैं। एक काम हमने एक और कर लिया यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग का, कि हमने चेक कर लिया कि सारे फ़ोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी इमेजेस हैं। पाइथन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारा काम ऑटोमैटिक हो जाता है और बहुत क्विकली हो जाता है। अगर यही काम मेरे को मैनुअली करना पड़ता, वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता ये, ठीक है? कितना ज़्यादा मुश्किल होता। अब जो नेक्स्ट काम हमें करना है, वो चेक करना है कि कहीं हमारी इमेजेस में कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, एब्नॉर्मैलिटी बोलते हैं एनोमली, सॉरी एनोमली एनोमली आई थिंक आपने इसके बारे में सुना होगा कि आउटलायर आउटलायर भी सुना होगा आपने कि कोई इमेज बाकी सारे डेटा पॉइंट से अलग तो नहीं है। अब होता क्या है ना, जैसे हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि इन सारे ही फ़ोल्डर में इमेजेस ही हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसी इमेज डाल दी हो जिसका फॉर्मेट तो जेपीजी है बट वो इमेज कुछ और ही है, ठीक है? उसके पिक्सल ही कुछ और हैं, कुछ अलग हैं। तो फिर वो एक आउटलायर होगी और हमें उसको डिटेक्ट करके क्या करना है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि सारी की सारी इमेजेस क्या है, जेपीजी ही हैं, तो मतलब जे सारी इमेजेस हैं। बट अब हमको चेक करना है कि जो सारी इमेजेस हैं, वो सारी सेम टाइप की इमेजेस है या इनमें से कोई-कोई इमेज आउटलायर है या फिर एनोमली है, जो हमारे एल्गोरिदम को परेशान कर सकती है। तो इसके लिए ही मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कोड लिखा है और इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इमेज को पहले ओपन करना पड़ता है, उसके बाद उसमें एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? इमेज डॉट साइज़ इसको आपको पास ऑन करना पड़ता है, ठीक है? उससे आपको मिल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं और मैंने शायद ऑलरेडी एक कोड लिखा था इमेज डॉट ओपन का, तो मैं इसी को कॉपी करने वाला हूँ। दोबारा से मैं कोड को नहीं लिखूँगा, ठीक है? तो फिर से हम हर एक डायरेक्टरी के अंदर जाएँगे, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं इमेज साइज़ करके एक वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें मैं इमेज का साइज़ माँग लूँगा, ठीक है? अब हो क्या रहा है, बेसिकली हर इमेज को ओपन करेगा, उसके बाद ओपन करने के बाद क्या करेगा, उसको देखेगा कि उसका साइज़ क्या है, ठीक है? और उस साइज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा फिर से इसी तरीके से, अगर वो यूनिक है तो, ठीक है? तो मैं फिर से यहाँ पे एक लूप के अंदर एक बनाऊँगा लिस्ट UNIQUE यूनिक इमेज अ, पिक्सल साइज़ बहुत बड़ा नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा, इफ इफ इमेज साइज़ नॉट इन, अगर ये इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो ही इसको अपेंड करो, ठीक है? तो कंट्रोल वी डॉट अपेंड, अपेंड कर दो किसको, इमेज साइज को, ठीक है? तो अब हमने ये काम कर दिया और यहाँ पे इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पास ऑन करना पड़ेगा इसमें, ताकि ये प्रिंट आउट करके मुझे दे दे, ठीक है? अब चेक करते हैं कि क्या ये कोड सही रन कर रहा है। हाँ, तो देखो इसने सारी इमेजेस के अंदर गया और सारी इमेजेस के अंदर जाने के बाद इसने चेक किया कि कितनी यूनिक पिक्सल साइज है हमारे पास। तो केवल एक ही तरह का पिक्सल साइज है, दैट इज 48 बाई 48। इसका मतलब सारी इमेजेस का जो पिक्सल साइज है वो 48 बाई 48 है, तो केवल एक ही यहाँ पे प्रिंट आउट करके आया है। इन केस अगर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की फाइल्स होती जिनका पिक्सल साइज अलग अलग होता, तो यहाँ पे उन सारी पिक्सल साइज का नाम आ जाता। अब फिर से मैंने ये कोड थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से लिखा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अभी दिमाग में यही आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करके सीधा का सीधा यहीं पेस्ट कर दूँ, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इसको फ़ोल्डर, हाँ, ये पास करना है, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये दे देगा कि हर एक रूट डायरेक्टरी के अंदर जो इमेजेस हैं, उनका यूनिक फाइल साइज़ नहीं, इमेज साइज़ क्या है, ठीक है? तो हमने एक और चीज़ चेक कर ली। अब हमने ये चेक कर लिया मतलब अब तक कि हमारी जो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो डुप्लिकेट है या नहीं है, और डुप्लिकेट हैं तो डिफरेंट क्लासेस की हैं या नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद चेक कर लिया हमने करप्ट इमेजेस है कि नहीं है, ये भी चेक कर लिया। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो इमेज ही हैं या फिर कोई और फाइल्स भी इसके अंदर हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने ये भी चेक कर लिया कि जो इमेजेस हैं, उस इमेजेस के अंदर भी जो हमारी सारी की सारी इमेजेस हैं, वो सेम ही
फाइल साइज में है या सबका पिक्सल साइज अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारी प्री प्रोसेसिंग हमने कर ली है। डेफिनेटली इस प्री प्रोसेसिंग में कोई स्टेप ऊपर कोई स्टेप नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड टोटली अपॉन कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो विद एक्सपीरियंस आ जाता है। अब जो नेक्स्ट काम हमको करना है वो ये करना है कि हमको ये चेक करना है कि हमारी जो इमेजेस हैं उनका फाइल साइज क्या है, फाइल साइज। आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि ये इमेज साइज है तो फिर फाइल साइज क्या है। देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारी जो इमेजेस है वो सारी की सारी 48 बाई 48 पिक्सल की है, बट हमको ये भी चेक करना होता है कि जो सारी इमेजेस हैं उसके अंदर कोई ऐसी इमेज तो नहीं है कि वो एमबीस में है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस केबी में है, 1 केबी 2 केबी 3 केबी, बट इन केस अगर इसमें कोई ऐसी इमेज भी है जो 2 एमबी की है, तो देन इट इज आउटलायर। हमको चेक करना पड़ेगा, उसमें मैनुअली जाके हमको देखना पड़ेगा या फिर ऑटोमेट करना पड़ेगा कि वो इमेजेस में ऐसा क्या है कि वो उसका जो फाइल साइज है वो इतना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इमेजेस, ठीक है? फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि ये सारी की सारी प्री प्रोसेसिंग टेक्निक हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हमें अपने डाटा सेट के बारे में और नॉलेज आए, ठीक है? क्योंकि इन द एंड जब आप एक एल्गोरिदम बनाते हैं ना, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी आती है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ही क्यों आई? इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई? और इससे आप इम्प्रूव कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं जब आपने अपने डाटा सेट को इन डेप्थ में अ, जाना होता है, ठीक है? आपको अपने डाटा सेट के बारे में एक-एक चीज़ पता है। जैसे मेरे को पता है कि मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरी एक्यूरेसी 70% आई। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, 70% के बाद इम्प्रूव नहीं करी मेरी एक्यूरेसी। तो मेरे को पता था कि ये क्यों इम्प्रूव नहीं करी है, कि इस डाटा सेट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? वो नॉलेज मेरे को कहाँ से मिली? जब मैंने डाटा सेट को इन डेप्थ एनालाइज़ किया। तो एनालाइज़ के लिए आपको ये सारी प्री प्रोसेसिंग करनी चाहिए। इससे मज़ा आता है और सबसे बड़ी चीज़ आपको पता चलता है कि एक्चुअली में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है? तो अब यही काम हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है? तो जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी ओके, यहाँ पे सारी की सारी जो हमारी इमेजेस हैं उसका नाम है और वो कौन से फ़ोल्डर के अंदर है और उसके अंदर जो साइज़ है वो कितना है, ठीक है? अब इसके लिए आप जिस फ़ंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसका नाम है गेट साइज़, ठीक है? गेट साइज़ को आपको 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो गेट साइज़ वाला फ़ंक्शन है ना, ये हमें जो साइज़ देता है वो बाइट्स के फ़ॉर्म में देता है। बाइट्स एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जिसको एनालाइज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, तो हम 1024 से डिवाइड करके उसको किलोबाइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं और फिर से मैं इसी कोड को कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है? शॉर्टकट, ठीक है? इस बार मेरे को इमेज को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे फाइल साइज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक इमेज फाइल साइज़, ठीक है? ट्राई फाइल साइज़ के अंदर हमको जाना है ओएस, उसके बाद जाना है पाथ, उसके बाद जाना है फाइल साइज़, ठीक है? फाइल साइज़ यही है ना? हाँ, गेट साइज़, सॉरी, तभी मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। गेट साइज बहुत कंफ्यूजन है, इतने सारे फंक्शंस। गेट साइज के अंदर जाना है और इस गेट साइज के अंदर आपको पास ऑन कर देना उस पाथ को। तो ये रहा हमारा पाथ, ऑलरेडी मैंने इसमें सेव किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ करेंगे इमेज पाथ। अब इसके अंदर जो भी पाथ होगा वो इस फाइल साइज के अंदर आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे एक लूप इफ कंडीशन है बैठेगी, इफ नहीं, मेरे को इफ कंडीशन नहीं चलानी होगी। मेरे को सारे के सारे फाइल पाथ चाहिए, मतलब सारे के सारे फाइल्स का साइज चाहिए मुझे। तो मैं सबको ये अपेंड करूंगा इस बार, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर मैं इसको पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल वी और उसके बाद एक्सेप्शन इमेज पाथ, प्रिंट, प्रिंट इमेज पाथ। ओके, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी। प्रिंट को हटा ही देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे ये लिस्ट को मैं देख लूँगा एक बार फिर कि इस लिस्ट में सारी की सारी फाइल्स आज आ गई हैं या नहीं आई हैं। कंट्रोल वी, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास सारी की सारी फाइल्स आज आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने इसको बाइट से किलो बाइट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको 1024 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1024 ये 1024, ठीक है। तो अब ये केबी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें भी एक और चीज़ दिक्कत है कि जो भी आपकी फाइल साइज आई है वो आपकी किलोबाइट में तो आई है, बट क्योंकि डिवीजन के टाइम पे वो एक फ्लोट डिवीजन था तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको आप कम कर सकते हैं। कैसे करके, आप लिख देते हैं एक नया वेरिएबल बनाते हैं केबी फाइल साइज, इसको राउंड कर सकते हैं आप, राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करके, ROUND राउंड। राउंड के अंदर आप जाएंगे, इस फाइल साइज को पास करेंगे और यहाँ पे कॉमा 2 डिजिट्स तक, ठीक है। और मैं फिर इसको अपेंड करूँगा, राउंड करने के बाद अपेंड करूँगा, ठीक है। अब आप
जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके सारी की सारी इमेजेस इमेजेस का जो फाइल का साइज है वो आ जाएगा। इससे हमें पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है, आपको बस उसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो सबसे छोटा फाइल होगा वो पहले आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला लास्ट में आ जाएगा। तो हम लास्ट वाले को चेक कर लेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम जो फाइल साइज है वो कहाँ तक गया है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पे पास ऑन करें और यहाँ पे आप शॉर्टेड लिख दें, SORTED, सॉर्टेड। ठीक है, तो जैसे इसको मैं पास करूंगा तो सबसे स्मॉल जो इमेज है उसका फाइल साइज 0.68 केबी है, और आप इसको आगे ले जाके चेक कर सकते हैं। जो हमारी मैक्सिमम इमेज का फाइल साइज है वो है 2.31 केबी। तो दैट मीन्स हमारी कोई भी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इट टेल्स अस दैट की एवरी इमेज इज परफेक्ट एंड फाइन एंड यू कैन जस्ट विद प्रोसीड विद इट। ठीक है, तो ये काम करने से हमें ये फ़ायदा मिला। अब अगेन मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है वो थोड़ा ब्यूटीफुल होगा क्योंकि थोड़ा टाइम लेके लिखा है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारी जो मैक्सिमम प्री प्रोसेसिंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डुप्लीकेट्स चेक किए थे, डुप्लीकेट्स चेक किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चेक किया था, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया था हमने, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, करप्ट को चेक किया था, करप्ट इमेजेस को चेक किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, अरे एग्जीक्यूट नहीं करना था। उसके बाद हमने चेक किया था फोर्थ, इमेजेस के एक्सटेंशन, इमेजेस एक्सटेंशन को दिया था, जिससे हमको पता चलना था कि सारी इमेजेस किस एक्सटेंशन में या फिर कोई और फाइल तो नहीं है। उसके बाद हमने चेक किया था इमेजेस का पिक्सल साइज। ठीक है, और लास्ट में जो हमने भी किया वो है आपका सिक्स, वो हमने चेक किया इमेजेस का फाइल साइज। इतना हमने काम कर लिया, तो इससे हमें को ये तो आइडिया लग गया कि हमारी जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी इमेज ही हैं, और उनका पिक्सल साइज सेम है, उनका फाइल साइज भी नॉर्मल के अंदर अंदर है, मतलब सब कुछ बढ़ गया है। एक चीज जो सबसे ज्यादा चेक करनी है वो ये, ठीक है, अब मैं वो यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके लिए मेरे को एल्गोरिदम को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको बस बता दूंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शायद मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात। हाँ, ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, और ऊपर, ठीक है, ये रही। ठीक है, ये चीज हमारे पास इमेजेस है, सही है, हमने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, वेरी गुड। उसके बाद हमने ये भी चेक कर लिया इन सबका पिक्सल साइज सेम है, वेल डन। उसके बाद ये भी चेक कर लिया कि इन सबका फाइल साइज सेम है, सब कुछ मतलब सब कुछ बढ़िया से हो गया। हमको पता चल गया हमारा डाटा सेट ऑलमोस्ट परफेक्ट है किसी भी एल्गोरिदम के लिए। बट क्या गारंटी है कि आपके पास इमेज है पर उसके अंदर फेस ही है? मतलब जैसे इस इमेज के अंदर फेस है, इसके अंदर फेस है, इसके अंदर फेस है, इसके अंदर फेस है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास एक इमेज हो 48 बाय 48 पिक्सल की, उसका फाइल साइज भी नॉर्मल हो, बट उसके अंदर फेस हो ही ना हो। तो वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपके एल्गोरिदम को इन दी एंड रीड तो एक इमेज को करना है जिसके अंदर एक फेस है, क्योंकि वो फेस के एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए आपको फेस चाहिए ही चाहिए हर एक इमेज में। अगर आपके इमेज में फेस नहीं है और आप उस इमेजेस से एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेन्ड एल्गोरिदम है वो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं देगा क्योंकि उसने फेशियल फीचर्स नहीं देखे, उसने कुछ और ही देख लिया और उसको लर्न कर लिया उसने। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इमेजेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल के अंदर बेसिकली एक इमेज है। अब ये पता नहीं किसकी इमेज है, यूट्यूब में पॉजिंग का इमेज है, पता नहीं किसका इमेज है, बट मेन पॉइंट इज इसके अंदर कोई भी फेशियल फीचर नहीं है। तो मेरे एल्गोरिदम को ये इमेज मिलने वाली है और इस इमेज के अंदर कोई फेशियल फीचर नहीं है, तो वो जो पैटर्न को रीड करेगा वो इसके पैटर्न को रीड कर लेगा और वो सोचेगा कि ये न्यूट्रल है। तो जब भी कोई बंदा अपना फेस दिखाएगा तो उसका फेस ऐसे तो आएगा नहीं, तो उसकी एक्यूरेसी कभी भी अच्छी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक आजमाई। मैंने बेसिकली एक एल्गोरिदम को डाउनलोड किया जिसको हम MTCNN बोलते हैं। MTCNN बेसिकली एक एल्गोरिदम है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लें, जो कि आपके इमेजेस से ये चेक कर पाता है कि इसके अंदर एक फेस है या नहीं है। ये ऑलरेडी ट्रेंड है, किसी ने इसको बनाया होगा, ठीक है, और नेट पे है। आप बस इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको अपने इमेजेस को पास ऑन करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पास ऑन किया तो इसने पहले सबसे हमारे ट्रेन फ़ोल्डर के अंदर गया, एंग्री के अंदर गया, डिस्ट्रेस के अंदर गया, फ़ियर के अंदर गया। ये सारे फ़ोल्डर के अंदर चेक किया और एक-एक इमेज को इसने रीड किया और चेक किया कि इसके अंदर फ़ेस है या नहीं है। अगेन दिस इज़ एन एल्गोरिदम, ठीक है? एल्गोरिदम गलतियाँ कर सकता है क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये भी गलती करेगा, ठीक है? मेबी ये बहुत सारी इमेजेस को ऐसा बोल देगा कि इसके अंदर फ़ेस नहीं है, बट उसके अंदर फ़ेस होगा। अब ये क्यों बोलेगा कि फेस नहीं है? क्योंकि मे बी इसको जो ट्रेन किया गया होगा, वो ऐसे किया होगा कि उसमें फेस बिल्कुल सामने दिख रहा है। अगर कोई फेस ऐसा है तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या कोई फेस ऐसा है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस को ये सेलेक्ट कर लेगा जिसके अंदर फेस है बट ये बोलेगा फेस नहीं है।
ठीक है? और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। इसने मेरे को बताया कि 5728 इमेजेस है जिसके अंदर कोई भी फेस नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब इस इमेजेस को मैंने लोड किया, तो मैंने देखा कि इनके अंदर तो फेस है। तो इसका मतलब है ये जो मेरा एल्गोरिदम है एमटीसीएनएन, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट इससे मुझे एक आइडिया तो लग गया कि इसके अंदर कुछ तो ऐसी इमेजेस होंगी जिसके अंदर फेस नहीं है। जैसा कि मैंने जब इसको बार बार प्रिंट किया, इसके अंदर जितने भी इमेजेस थे मैंने प्रिंट किया, तो मेरे को एक इमेज ये मिल गई फिर से, जिसके अंदर कोई भी फेस नहीं है। तो डेफिनेटली इसने मेरी इतनी तो हेल्प कर दी कि मुझे ये बता दिया कि हाँ, कि सारी की सारी इमेजेस सही नहीं है। कुछ इमेजेस तो डेफिनेटली ऐसी हैं जिसके अंदर कोई भी फेस नहीं है। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप इसको रिमूव करने के लिए आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो मेरे को कितनी फोटोज दी हैं, 5728। मैं इन सबको तो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं, ऑलमोस्ट 90% इमेजेस ऐसी होंगी जिनके अंदर फेस होगा। तो इसके अंदर तो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। आपको इसको डिलीट करना है, बट कैसे पता चलेगा कि ऐसी इमेजेस और कितनी है? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको रैंडमली बार बार प्रिंट देते जाएं और एक एक करके देखते जाएं, उसको पाथ को लेके उसको डिलीट करते जाएं। एक तरीका तो ये, दूसरा है कि आप मैनुअली जाएं। तो मैंने ये दोनों काम नहीं किए। मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाएगी मॉडल की, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो इमेजेस है ही बढ़िया फेस के साथ। तो मैंने इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। अब इन केस आपको अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम 100% परफेक्ट डाटा चाहिए, तो आप कोई सा भी स्टेप अपनाएँ और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। ठीक है? तो ये हमारे प्री प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप था। ठीक है? जिसके अंदर हमने सारे के सारे प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा जो काम है नेक्स्ट, वो है मॉडल बिल्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे एक सीएनएन मॉडल को बिल्ड करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच तो मैंने बोल दिया, पर सीएनएन मॉडल को बिल्ड करने के लिए आपको कंप्यूटर विज़न के एल्गोरिदम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको न्यूरल नेटवर्क आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मेरे को कंप्लीट प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। कम से कम 50-60 वीडियो की बन जाएगी, क्योंकि एक सीएनएन मॉडल में बहुत सारी लेयरिंग होती है, मैक्स पूलिंग होता है, फ़िल्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? डाटा ऑगमेंटेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ तो आपको बता नहीं सकता। तो जो नेक्स्ट वाली वीडियो है, मेबी अगर आप एक कंप्यूटर विज़न की तरफ जा रहे हैं, तो आपको देखनी चाहिए, आपको समझ में आएगी। बट इन केस आपको केवल पाइथन आती है, तो प्रॉब्लम तो करेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली लेवल पे सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं फ़िलहाल इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। मेबी फ्यूचर में कभी मैं बनाऊँगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, बट फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो कमेंट में डेफ़िनेटली आप लिखें। मुझे बताएँ कि कैसे मैं आपकी और हेल्प करूँ, और वीडियो को देख के मज़ा आया तो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी बिल्ड सॉरी, this algorithm to detect the facial expression. Bye bye.